हेलो दोस्तों, आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका झारखंड एपीओ के लिए और बिहार एपीओ के लिए, जो अपकमिंग एपीओ वैकेंसी है बिहार की, बिहार एपीओ के लिए और यूपी एपीओ के लिए, ठीक है। और अदर एपीओ एंड जुडिशरी एग्जाम के लिए, क्योंकि अपकमिंग यही है तीनों जो एग्जाम आने वाले हैं। तो इनके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हमने अब तक 123 आर्टिकल तक हमने कंप्लीट किया है। और आप इसको जरूर देखना, इसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और मोस्टली आर्टिकल को, मतलब मैक्सिमम आर्टिकल को कवर किया गया है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा केस लॉ दिए गए हैं और लेटेस्ट केस लॉ दिए गए हैं। 2024-25 तक के केस लॉ इसमें शामिल हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जाने चाहिए। झारखंड एपीओ के लिए भी आप जरूर करके जाना इसे, ठीक है। 20 तारीख का पेपर है और 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की भी लॉ सब्जेक्ट की आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। वो झारखंड एपीओ के लिए जो 20 दिसंबर का पेपर है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 124 आर्टिकल से 151, ठीक है। तो ये भाग 5 में यानी पार्ट 5 में आता है ये, ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर है इसका। तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है यहाँ पर, ठीक है, उनको कवर करते हैं। और एक जो आपका कैग है, कैग को लेकर भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन कर सकता है वृद्धि? संसदीय जो पार्लियामेंट्री एक्ट होते हैं उनके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि 124 जो आर्टिकल है, आपने वहां पर पढ़ा होगा कि जो इसका फर्स्ट क्लॉज है, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में ही वहां पर संख्या के बारे में बात की गई है। इसके जो आपको आर्टिकल के क्लॉज पढ़ने ना, 124 के आपको सारे क्लॉज पढ़ने हैं, जो इसमें टोटल 7 क्लॉज हैं, ठीक है। तो 7 क्लॉज को आपको पढ़ के जाना है, हर क्लॉज को अलग अलग पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो उसमें आपको याद रखना है कि पहले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और उनके जो टोटल मेंबर हैं यानी सदस्यता के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सेकंड पॉइंट में क्या है। तो सेकंड पॉइंट में उनकी नियुक्ति और उनका कार्यकाल, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे ही सेकंड का जो परंतु का प्रोवाइजो है, फिर प्रोवाइजो में भी आपको पढ़ना है कि प्रोवाइजो में ए और बी 2 पॉइंट है वहां पर। तो दोनों पॉइंटों में आपको त्यागपत्र के बारे में मतलब वहां पर पढ़ना है, ठीक है, जो पद से हटाना होता है। फिर उसके बाद में 2 के बाद में 2A है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी जो प्रोविजन आते जाएंगे उनको साथ ही साथ हम बताते जाएंगे, ठीक है ना। और 2A, चूंकि यहाँ पर जो कार्यकाल है, यहाँ पे आयु है, बेसिकली कार्यकाल नहीं है, आयु के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और इसी आयु के बारे में जो 2A प्रोविजन है, उसी में इस आयु का अवधारण यानी डिटर्मिनेशन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। कोई भी विधि बनाकर इनकी आयु के संबंध में संसद डिटरमाइन कर सकती है 2A के द्वारा। और जो तीसरा क्लॉज है इसका, वो क्वालिफिकेशन की बात करता है, ठीक है ना, अर्हता की बात करता है, क्वालिफिकेशन की बात करता है। और क्वालिफिकेशन में हाई कोर्ट में आप जज रहे हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कितने साल तक? 5 साल तक। और एडवोकेट के लिए क्या है कि एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट में, मतलब 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, तो 10 साल का उनका प्रैक्टिस यानी एडवोकेसी का वो होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है कि राष्ट्रपति की राय में एक जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है, यानी पारंगत जो विधिवेत्ता होता है, वो होना चाहिए, यानी विधि का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई तीसरा क्लॉज तक। और चौथा क्लॉज इसके जो पद त्याग है, यानी जो पद से हटाना है, फोर्थ क्लॉज में पद से हटाने के संबंध में प्रक्रिया यहां पर दी गई है कि 2 ही आधार हैं पद से हटाने के। एक साबित कदाचार है, ठीक है ना, एक साबित कदाचार है, और दूसरा इसमें एक असमर्थता है, ठीक है ना, यानी मिसबिहेव के आधार पर या फिर इनकैपेसिटी के आधार पर, या तो प्रूव हो जाए, प्रूव्ड क्या हो जाए, मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो जाए, या फिर इनकैपेसिटी हो। 2 ही आधार पर
इनका, और इस संबंध में साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और पद से हटाने के संबंध में पांचवें, जो इसका पांचवा क्लॉज है, उस पांचवें क्लॉज में संसद क्या कर सकती है, इसके संबंध में प्रक्रिया का, प्रोसीजर के लिए विधि बना सकती है। ठीक है ना। और सिक्स्थ में इनकी शपथ है, आपको ऐसे पढ़ना है कि इनकी शपथ के लिए, यानी जो ओथ ली जाती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाते हैं। फिर सेवंथ क्लॉज में इनको क्या कह सकते हैं, एक तरह से इनको बोल सकते हैं कि इनको किसी अदर कोर्ट में प्ली के अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन, एक तरह से प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि प्रोटेक्शन की बात की गई है किसके रूप में, प्रोटेक्शन की नहीं, बार की बात की गई है, बल्कि, है ना, बार की बात की गई, प्रोटेक्शन की नहीं, बार की, यानी प्रोहिबिशन जैसे बोलते हैं कि अगर कोई जो व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर सीजेआई के रूप में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अगर एक बार अपॉइंट हो गया, ठीक है ना, तब वो भारत के किसी भी कोर्ट में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष में वहां पर फिर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, है ना, प्लीडिंग करना या फिर कोई भी कार्य करना वो नहीं करेगा। ठीक, तो ये बार है एक तरह से, ठीक है ना, बार लगाया गया है, एक प्रतिबंध है यहाँ पर, तो सेवंथ क्लॉज में बार लगाया गया है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, 7 पॉइंट को। अब चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं साथ ही साथ कि आपको इस तरीके से आपको याद रखने हैं ये, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। अब आपको याद रहेगा कि हाँ, किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में जो प्रेफरेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है, तो वो किसको दी जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर जजेस होते हैं उनकी ओपिनियन को। तो ये जो 4 वाला है ना, ये इसके संबंध में पहले 3 केसेस का एक क्रम है, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में। सबसे पहला आपको याद रखना है एसपी गुप्ता, ठीक है ना, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये वाला केस याद रखना है सबसे पहले, 1982 सुप्रीम कोर्ट का, और इसको न्यायाधीश स्थानांतरण यानी जजेस ट्रांसफर केस, न्यायाधीश स्थानांतरण केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इस केस को एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है और ट्रांसफर है, उसके मामले में गवर्नमेंट को यानी सरकार को क्या है, पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट पावर किसको है, गवर्नमेंट को है। ठीक है, और जो परामर्श इसमें मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें वह परामर्श का मतलब क्या था कि जो मांगा गया था का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस के अपॉइंट से जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो ओपिनियन मांगी जाती है, राय मांगी जाती है, उस परामर्श का अर्थ क्या है, तो उस परामर्श का मतलब है विचारों का, यहाँ पर जो परामर्श करके जो राष्ट्रपति को राय देते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है ना, टू एक्सचेंज द ओपिनियंस, तो विचारों का आदान प्रदान करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, और इसी में जो ये जो केस है एसपी गुप्ता वाला केस है, इसी में आप देखेंगे कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है, फ्रीडम की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भारत का नहीं, मतलब संविधान का, ठीक है ना, स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी कह सकते हो, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो इस केस में ये बात कही गई थी सारी। अब बात आती है
नेक्स्ट यहां पर, और ये जो केस हो गया, इसके बाद में जो सेकंड केस आया, सेकंड केस 2 टाइम्स है आपका यहां पर। तो फर्स्ट केस हो गया एसपी गुप्ता वाला, जो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर है और ट्रांसफर को लेकर, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो गया और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई, इसको लेकर पहला केस हो गया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। सेकंड केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, ठीक है इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सेकंड केस है अपॉइंटमेंट को लेकर के, और इसमें ये बात बोली गई थी कि जो भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके पद पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ही की जाएगी, और जो अन्य जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट, जो सीजेआई हैं उनकी अपॉइंटमेंट सीजेआई के द्वारा 2 सीनियर जजेस जो होंगे, सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजी जाएगी, और तब राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। और सेकंड ये कि, और इस परामर्श को जो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, परामर्श जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, राष्ट्रपति के लिए परामर्श को मानना बाध्यकारी होगा, ठीक है ना, बाइंडिंग होगा, राष्ट्रपति के लिए परामर्श को मानना बाध्यकारी होगा, ठीक है। तीसरा फिर इसमें आता है नेक्स्ट केस, थर्ड, वो है आपका इन रेफरेंशियल, ठीक है ना, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है ना, रेफरेंस 1999 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा ये केस है, और इस केस में जो 2 की जगह 4 जज इसमें बोला था, जो यहाँ पर जो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की राय को, तो यहाँ पर यही बोला था कि जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के मामले में जो सीजेआई हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर जजेस रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है ना, 4 प्लस सीजेआई, तो मिला के कौन बनते हैं, कॉलेजियम। तो इनसे परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश जो है वो भेजी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और यही केस देखो यहां पे है 1999 का, ठीक है। और इसके बाद में जो हमने सेकंड केस पढ़ा था, वही केस फोर्थ केस के नाम पर फिर आता है 2015 में, ठीक है। और उसके द्वारा जो 99th अमेंडमेंट था, ठीक है, 2014 में, जिसके द्वारा एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग उसका गठन किया गया था, और 124 ए, बी और सी 3 आर्टिकल उसमें जोड़े गए थे, ठीक है। तो इनको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। दूसरे वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ठीक है ना, उसके द्वारा 99th अमेंडमेंट 2014 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, और 2099 जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा एनजेएसी का गठन किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हटाया गया। तो ये 4 केस आपको इसमें याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में निर्धारित किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये केस अभी जो बताया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 1993 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है आपका कौन सा कानून के शासन यानी विधि के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो वह है आपका जो निष्पक्ष जो नियुक्ति होती है जजेस की, वह है, ठीक है ना, यानी न्यायाधीश की निष्पक्ष नियुक्ति हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई,
और विधि का शासन, ये मतलब न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति है, ये इन दोनों का, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का और विधि के शासन का, दोनों का एक क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था? तो ये अभी हमने पढ़ा है 99th अमेंडमेंट को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, किस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसका उपबंध किया गया है। तो आयु के संबंध में भारतीय संसद निर्धारण करेगी। ठीक है ना, 4 जो इसमें जो 4th क्लॉज था उसके बारे में इसमें बताया था 124 का 4th क्लॉज नहीं, मतलब 2 में था ना आयु के बारे में कि 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे, तो 2A फिर इसमें जो है आयु के बारे में संसद यहां पर क्या करेगी, अवधारण करेगी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है, यदि किसी हाई कोर्ट के जजेस की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जो कि ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता है, ठीक है ना, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तो वह न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए क्वालिफाई है। तो न्यायाधीश के रूप में उसको कहां किया जाता है? हाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कहां किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। 124 क्लॉज 3। उसके बाद में तो इसकी योग्य अर्हता के बारे में क्वालिफिकेशन बात हो गई, एक नागरिक होना चाहिए भारत का, और फिर आ गया सेकंड 5 वर्ष हाई कोर्ट, 10 वर्ष एडवोकेट, है ना, 5 वर्ष हाई कोर्ट मतलब जज और 10 वर्ष एडवोकेट, इस तरीके से याद रखना है। और पारंगत विधिवेत्ता, इनको याद रखना बस। उसके बाद में नेक्स्ट है, क्या एक पारंगत विधिवेत्ता जो न तो अधिवक्ता रहा हो और ना ही न्यायिक अधिकारी रहा हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो वह नहीं किया जा सकता, क्योंकि पारंगत विधिवेत्ता कहां पे किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधि शास्त्री है उसको न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है, तो कहां पर वो नियुक्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से ऐसे पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना आवश्यक है। तो कैसे पारित माना जाएगा वो? जब सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों के द्वारा और सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा। यहाँ पर मतलब फुल मेजोरिटी होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए, और जिस सदन में गए हैं उस सदन में वहां जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, और सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए। जब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत माना जाता है तो 50+1 को माना जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, और ये जो यहां पर संकल्प है हटाने के लिए, पद से हटाना, तो पद से हटाना 124(4) में आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो 2 ग्राउंड इसमें बताए थे अभी, एक साबित कदाचार और एक असमर्थता यानी इनकैपेबिलिटी, तो दोनों ही आधारों पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कार्यालय मतलब उनके पद से, मतलब बात एक ही, ऑफिस से, पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के कितने ऐसे जजेस हैं जिनको अपनी नियत अवधि समाप्त होने से पहले ही महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है? तो एक भी नहीं है। ठीक है, लाने की कोशिश कई बार रही है लेकिन वो संकल्प पारित नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर उसमें महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही फिर वहां पर त्याग पत्र दे दिया गया है।
ठीक है ना। ऐसे मामले इसमें रहे हैं। जैसे न्यायाधीश के वीरास्वामी वाला भी केस है, उन पर भी वीरास्वामी जो थे उन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया जो है लाई गई थी, लेकिन उस टाइम पे लोकसभा भंग हो गई थी। ठीक है ना, उसके कारण वो पारित भी नहीं हुआ था, पास भी नहीं हुआ था प्रस्ताव जो लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सीजे उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ वो कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो इसके संबंध में भी बातचीत हो गई है। अब जो नेक्स्ट है यहां पर शपथ में आप 124(6) पढ़ेंगे तो वहां पर आपको शपथ के बारे में प्रावधान मिलेंगे। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार एनजेएसी बनाया गया था? तो एनजेएसी यहाँ पर 124(A) जो आर्टिकल था, ठीक है ना, अब इसका कोई मतलब महत्व नहीं है, जब ये हटा ही दिया गया है प्रोविजन। यहाँ पर 124 एनजेएसी था। ठीक है ना, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति जो थे सीजेआई वो इस एनजेएसी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है ना, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जो सीनियर मोस्ट जजेस थे वो इसके सदस्य रहेंगे। सीजेआई इसमें यहाँ पे क्या रहेंगे? अध्यक्ष। ठीक है, फिर 2 सदस्य रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, फिर यहाँ पर वो भी सदस्य हो गए 2। फिर उसके बाद में विधि मंत्री, फिर यहाँ पर, ठीक है ना, पहले नंबर पर यहाँ पर अध्यक्ष हो गए, फिर यहाँ पर सदस्य हो गए 2, फिर थर्ड नंबर पर यहाँ पर कौन हो गए? विधि मंत्री हो गए, यहाँ पर ये भी सदस्य हो गए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो चौथा जो मेंबर रहेगा फिर वो प्रधानमंत्री, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं वो, और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं ये, इनको मिलाकर के एक समिति बनेगी, पीएम को मिलाकर प्लस सीजेआई मिलाकर और प्लस लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है ना, विपक्ष के नेता हैं, इनको मिलाकर के एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा वहां पर 2 व्यक्ति नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहां पर, और ये जो 2 व्यक्ति यहां पर नियुक्त किए जाएंगे ये यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी या महिला, इनमें से नाम निर्दिष्ट जो है नॉमिनेट किए जाएंगे। और ये कितनी अवधि तक के लिए थे? 3 साल तक के लिए ये नॉमिनेट किए जा रहे थे, और इनको, इनका री इलेक्शन या रीअपॉइंटमेंट, इनका रीनॉमिनेशन इनका नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इनके जो है वो थे, इनके संबंध में प्रोविजन थे 124(A) में। ठीक, बी में इनके कार्य थे, तो बी की जब बात आएगी तो बी की बात कही जाएगी, तो ए बी सी इसमें 3 आर्टिकल थे, तो बी में इसमें कार्य थे, और सी में यहाँ पर जो है विधि बनाने की शक्ति थी पार्लियामेंट की। उसके बाद में नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन यानी सैलरी और अलाउंस, वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? तो ये आपका जो है भारत की संचित निधि जो है उस पर, कंसोलिडेटेड फंड जो है उस पर पारित होते हैं। ठीक है, तो न्यायाधीश के वेतन भत्ते आर्टिकल 125। नेक्स्ट है आपका, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वे अनुपस्थित रहने के द्वारा या अन्यथा अपने कार्यालयिक कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होते हैं, तो उसके कार्यों का अनुपालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा, और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात है? सर्वोच्च न्यायाधीश भारत के यानी सीजेआई की बात है। ठीक है ना, तो 126 में आपका दिया हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में एडॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीश, उनके रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसको नियुक्त कर सकता है? तो यहां पर हाई कोर्ट के जो भी एक्टिंग जजेस हैं उनमें से यहां पर एडॉक जजेस के रूप में अपॉइंटमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 126 में जब एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात आती है तो वहां पर कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन 127 में जब एडहॉक जजेस की बात आती है तो यहां पर अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? सीजेआई करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर जो सीजेआई अपॉइंट करते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करते हैं, और क्योंकि इसमें हाई कोर्ट के किसी कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है एडहॉक जजेस, तो उस संबंधित हाई कोर्ट का जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, उससे भी परामर्श करके अपॉइंटमेंट यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अभिलेख न्यायालय यहां पर होता है आपका कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख का न्यायालय घोषित करता है? तो ये हो गया आपका 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इनको बोला जाता है, अभिलेख न्यायालय को। और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हो गया? यानी इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी स्टेटमेंट है वो सभी क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, और इन्हें जो अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस पर उसके लिए मतलब सजा देने की भी पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 129 हो गया। अभी इससे पहले हमने 127 पढ़ा था, तो 128 इसमें जो आर्टिकल है वो सिटिंग के बारे में बात करता है, यानी बैठकों के बारे में। और उन बैठकों में कौन रहेंगे? रिटायर्ड जजेस उनमें अपीयर होंगे। ठीक है ना, उपस्थिति उनकी, अटेंडेंस के बारे में बात करता है। तो इससे सिटिंग से याद रखना है आपको, रिटायर्ड जजेस की जो सिटिंग है वो 128 में है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहां पर किस अनुसूची के तहत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख दिया गया है? तो यहां पर जो तीसरी अनुसूची है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यहां पर ओथ और अफर्मेशन के प्रारूप के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 कहता है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख का न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। इससे तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, और दूसरा इन्हें अपनी अवमानना पर सजा देने की शक्ति होती है। तो डी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से संबंधित। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें अभी हमने इससे संबंधित केस लॉ अभी एक दो और देखते हैं जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से संबंधित केस लॉ हैं। ठीक है, एक है इसमें दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, इसको बोलेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, DJSA वर्सेस गुजरात राज्य। ठीक है ना, 1991 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक हाई कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ और उनसे जो लोअर सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होती हैं उनकी कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति रखता है। ठीक है ना, वो उसमें ये पावर इनहेरेंट होती है। ये बात इस केस में कही गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है इससे संबंधित कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित, उसमें कौन कौन सी जजमेंट है और भी, जैसे इन रेफरेंशियल यानी इन री जस्टिस CS कर्णन केस 2017 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2017 का जस्टिस CS कर्णन केस है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको मतलब सजा दी थी 6 माह के लिए। ठीक है ना, इन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड
और केस है इन री विनय चंद्र मिश्र। ठीक है, एक ये केस है 1988 सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर है ना, वो हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। ठीक है ना, यही बात जो है इसमें भी कही गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट केस है वो है आपका अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद घोष 1953 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी यही बात कही गई थी कि न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए यानी कंटेम्प्ट के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है इससे रिलेटेड वो है आपका एक और केस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें भी यही बात कही थी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होने के कारण हाई कोर्ट को भी अपने आदेश वापस लेने की इनहेरेंट पावर या इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण हाई कोर्ट को अपने आदेश वापस लेने की इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, ये बात कही गई थी इस केस में। उसके बाद में यहां से नेक्स्ट एक और केस है इन री पेरी कंसाग्रा 2022 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड केस है। उसके बाद में यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड लगभग आपके सारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आपको पढ़ना है वो है, अब आपको नेक्स्ट केस जो पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी जो जुरिस्डिक्शन होता है उसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 129 आर्टिकल के बाद में। इसमें जितने भी केस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है, ऐसा निर्णय किया जाएगा। तो ऐसा निर्णय जो किया जाएगा वो भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ में किया जाएगा। और ये बात कहां पर लिखी हुई है, आर्टिकल 130 में। ठीक है, आर्टिकल 130 में ये बात लिखी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है 25। यहां पर ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार
23-24 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A है। क्षमादान करने की 72 है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान 130 है। तो इस तरीके से आपका 3, 1, 4, 2, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के राज्यों के बीच में विवाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो किसके अंतर्गत में आते हैं? वो प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत में। और ये है आपका आर्टिकल 131, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता निम्न प्रकृति के विवाद के संबंध में प्रयोग की जाती है। तो किसके संबंध में की जाती है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में के मामला हो, या फिर एक और भारत सरकार हो और दूसरी तरफ में भारत सरकार और दूसरी तरफ में राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों, ठीक है ना। कोई भी इधर से इधर हो सकता है। इधर एक पार्टी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, इधर 2 या 2 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस अपना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक हो सकती है, ठीक है ना। इधर मतलब कोई भी स्टेट 2 या 2 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट एक हो सकती है। इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये मामले आपके आते हैं जो प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, 131 के अंतर्गत में। नेक्स्ट है, कौन सा विवाद सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है? तो यहां पर पूछ रहा है कि नहीं आता है, तो वह है संविधान पूर्व की संधि और करार। नेक्स्ट है आपका, भारत में राज्यों के मध्य विवाद। राज्यों के मध्य विवाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं प्रारंभिक अधिकारिता में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का जो विवरण है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह है आर्टिकल 125 में, ठीक है। 125 में सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। तो यहां पर जो भत्ते हैं वो संसद जो विधि द्वारा करती है, और जो सेकंड शेड्यूल है ना उसमें वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, यहां पर जुरिस्डिक्शन से संबंधित मामले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है 131 से संबंधित है ये, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक तो ये केस है 131 से रिलेटेड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, इसके अंतर के आधार पर, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इन दोनों के अंतर के आधार पर वाद जो है वो अस्वीकृत यानी डिनाई नहीं किया जा सकता, अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो दावा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो क्लेम होता है वो राज्य का दावा होता है, ठीक है ना। राज्य की शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? मंत्रीगण यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रीगण ही करते हैं। राज्य व्यक्तियों के माध्यम से ही कार्य करता है। मंत्रियों के कार्य राज्य के कार्य माने जाते हैं, होते हैं। केवल इस आधार पर कि सरकार और राज्य में अंतर है, यह नहीं माना जा सकता है कि अनुच्छेद 131 के अधीन वाद चलने योग्य नहीं है, ठीक है। और जब प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं यहां पर, तो प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन में जो स्टेट के जो वाद होते हैं ना एक दूसरे के विरुद्ध, उसमें राजनीतिक प्रश्न सामने नहीं, मतलब राजनीतिक प्रश्न जो होते हैं वो नहीं आते इसके अंतर्गत में, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है आपका 131 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते हो गए आपके 125 में, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा भेजी गई अपील में
सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता सीमित है कहां तक? तो वो है सिर्फ विधि के सारवान प्रश्न तक, ठीक है ना, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यहीं तक सीमित है। और ये बात कही गई है 133 में। तो 131 के बाद में जो 132 और बचा यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत में, वो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय जुरिस्डिक्शन, उसके बारे में बात करता है 132, ठीक है। चाहे वो हाई कोर्ट से कोई भी किस तरह की अपील हो, चाहे वो सिविल हो, ठीक है ना, या दांडिक हो, या अन्य कार्रवाई में कोई भी ऑर्डर, जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, डिक्री, ठीक है ना, ये पारित किए गए हों, तो उसकी अपील कहां पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इस अपील को 132 में जब वो अपील की जाएगी, हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति अपील में गया और फिर उसके अगेंस्ट में कहां जाएगा? फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, और यहां पर वो लेके जाएगा 134A का सर्टिफिकेट, ठीक है ना, 134A का सर्टिफिकेट। और वही सर्टिफिकेट में बताता है कि वो विधि का सारवान प्रश्न इसमें मामले में है, ठीक है ना, उस सर्टिफिकेट के द्वारा। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है आर्टिकल 136 के तहत में अपील के लिए विशेष अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। अब यहां पर 133 के बाद डायरेक्ट आ गया 136, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि अनुच्छेद 136 के तहत में अपील के लिए विशेष अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। तो भारत के क्षेत्र में किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी भी मामले में पारित या दिए गए किसी भी फैसले, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ, ठीक है। तो यहां पर स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP इसको बोला जाता है, तो वो है आपका 136 में। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है। तो सेना न्यायालय के द्वारा जो दंडादेश दिए जाते हैं, सेंटेंस दिए जाते हैं, उनके अगेंस्ट में वो अपील नहीं सुन सकता है, ठीक है, 136 के अंतर्गत में। तो अब जो बात आती है आपकी, वो आती है 136 के अंतर्गत में केस लॉ की, ठीक है। वो है आपका एक है शंभुदास बनाम असम राज्य यानी स्टेट ऑफ असम। ये है आपका 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला था कि अपील की विशेष इजाजत देना, यानी जो स्पेशल लीव पिटीशन है इसमें 136 में, इसमें बोला था कि जो विशेष इजाजत सुप्रीम कोर्ट देता है, विशेष इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट का क्या है? विवेकाधिकार है। ये कोई ऐसा रूलिंग नहीं है कि देना ही देना है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, विवेकाधिकार है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और 28 जनवरी से 1950 से ही इन्होंने काम करना, सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया था, मतलब इसका उद्घाटन जो है वो हुआ था, और स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति 137 के अंतर्गत में आती है। अब इससे पहले हमारे दो आर्टिकल यहां पर छूट गए हैं। एक है आर्टिकल 133 तो हमने देखा है वैसे,
132 जो था वो तो था हाई कोर्ट में जब अपील जाती है तो उसके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीली अधिकार था। ठीक है, 133 को आप देख सकते हो सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकार था। और 134 में आप देख सकते हो जो दांडिक मामले हैं, ठीक है ना, जो क्रिमिनल मैटर हैं, उनमें अपील में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकार था। और 134 ए, इसमें क्या है, इसमें सर्टिफिकेट की बात की गई है। ठीक है, 134 ए जो था ये कब जोड़ा गया था, 44th अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है आपका जो 135 है आर्टिकल, 135 जो आर्टिकल है वो फेडरल कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है ना, फेडरल कोर्ट की यहाँ पर जुरिस्डिक्शन की बात करता है कुछ मामलों में, लेकिन अब ये प्रावधान तो है नहीं फेडरल कोर्ट वाला। तो फेडरल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर्स का सुप्रीम कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट को पावर थी या जुरिस्डिक्शन थे, वो किसके द्वारा अब जो प्रयोग किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 135 हो गया। 136 137 हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुनर्विलोकन की। ठीक है ना, तो यहां पर जो पुनर्विलोकन है वो पावर किस में है, 137 में। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता वो बढ़ाई जा सकती है, तो वो बढ़ाई जा सकती है आपकी संसद के द्वारा विधि बनाकर, ये 138 में है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अभी पहले इससे पहले इसके संबंध में बात कर लेते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। यहां पर एक केस है मुकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये बात कही गई थी कि कारागाह यानी जेल में पीटना या सेक्सुअल हरासमेंट आदि से संबंधित जितनी भी मर्सी पिटीशन है यानी दया याचिका है, मर्सी पिटीशन है, उनका जुडिशियल रिव्यू मतलब इनके आधार पर कि कारागार में कोई पीटा गया है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है आदि के आधार पर जो मर्सी पिटीशन है, उन मर्सी पिटीशन का जुडिशियल रिव्यू का वो आधार नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, ये बात कही गई थी मुकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के केस में। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट केस है आपका विजय माल्या वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ठीक है, 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कही गई थी कि जहां रिकॉर्ड पर, जहां अभिलेख पर कोई भी एरर यानी प्रकट त्रुटि अगर अभिलेख पर मौजूद है, ठीक है, मतलब प्रतीत अगर है तो रिव्यू किया जा सकता है, और अभिलेख पर मौजूद कोई त्रुटि, यहां पर है ये अभिलेख पर कोई प्रकट त्रुटि अगर यानी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब वो प्रकट त्रुटि अगर प्रतीत नहीं होती है तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू से संबंधित।
एक इसमें क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे आई आर कोल्हो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट, ये जो केस है, इस केस में जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो उस मतलब इस केस में नहीं जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची जो जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची यानी शेड्यूल 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू, 9th शेड्यूल के जुडिशियल रिव्यू इसमें बताया गया था कि 9वीं अनुसूची का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है ना, इस केस के द्वारा। उसके बाद में जो और केस इसमें मतलब ऐसा नहीं नजर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि अधिकारिता जो बढ़ाई जा सकती है, वो 38 आर्टिकल में 138 में मतलब वहां पर दिया हुआ है। ठीक है ना, संसद के द्वारा विधि बना करके सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की वृद्धि की जा सकती है, तो यहाँ पे अभी ये पढ़ाई है हमने संसद के द्वारा। ठीक है ना, 138 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजन से भिन्न किन्हीं प्रयोजन के लिए जारी करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है। तो 32 के अधीन जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उससे किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी करने की पावर प्रदान कर सकेगी। कौन? पार्लियामेंट। तो क्या प्रदान करने के लिए? कोई भी निर्देश, आदेश या रिट या उनमें से कोई भी। ठीक है, ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 139 में। ठीक है, जो 5 रिट हैं, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्वो वारंटो है या सर्शियरी है, तो या फिर और कोई भी उनमें से रिट निकालने की करने की पावर दे सकती है पार्लियामेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 39, मामलों और अपीलों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को अंतरित करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? तो वह जो अटॉर्नी जनरल है, भारत के महान्यायवादी, उनके आवेदन पर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 139 आर्टिकल 139A, ठीक है ना, इसके अधीन कुछ मामलों के अंतरण की बात की गई है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस की। ठीक है, या तो सोमोटो यानी स्वप्रेरणा से, ठीक है ना, या फिर भारत के महान्यायवादी के, या फिर कोई भी ऐसा मामले का पक्षकार के आवेदन पर। ठीक है ना, ये बात जिसमें उस आवेदन के साथ में ये भी हो कि ये मामला जो है वो व्यापक महत्व के साधारण प्रश्न का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है ना, तब उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, किस आर्टिकल के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को पुनः विचारण के लिए राज्य के बाहर अंतरित कर सकता है? तो अंतरण की बात किसमें की गई है? 139A में। ठीक है, और 139A जो आर्टिकल है, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 42 अमेंड के द्वारा ये जोड़ा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की एंसिलरी पावर्स, आनुषंगिक शक्तियां, किस आर्टिकल के अंतर्गत में आती हैं? तो ये आती हैं 140 में। ठीक है, आनुषंगिक शक्तियां 140 आर्टिकल में आती हैं। उसके 147 जो है वो इंटरप्रिटेशन से संबंधित है, निर्वचन से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? तो ये है आर्टिकल 141। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित के निर्णय से बाध्य है। तो किसके निर्णय से बाध्य है? तो यहां पर किसी के निर्णय से बाध्य नहीं है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो केस लॉ है वो भी अभी आ ही जाएगा। ठीक है ना,
भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में कहा था? तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य का ये केस है, ठीक है, 1955 सुप्रीम कोर्ट ये केस है। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है तो किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 141 के अंतर्गत में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और राज्य सरकार के अंतर के आधार पर वाद अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का दावा राज्य का दावा होता है। राज्य की शक्तियों का प्रयोग मंत्रीगण ही करते हैं। राज्य व्यक्तियों के माध्यम से ही कार्य करता है। मंत्रियों के कार्य राज्य के कार्य होते हैं। केवल इस आधार पर कि सरकार और राज्य में अंतर है, यह नहीं माना जा सकता है कि आर्टिकल 131 के अधीन वाद चलाने योग्य नहीं है। तो ये है आपका कर्नाटक राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि के संबंध में पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक हैसियत कौन प्रदान करता है? पूर्व निर्णय के सिद्धांत वो है आर्टिकल 141, ठीक। नेक्स्ट है, किस मामले में यह कहा गया है कि आर्टिकल 141 में उल्लिखित समस्त न्यायालय शब्द के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है? तो ये कहा गया है आपका बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस केस में ये बात कही गई है। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है आपका, एक दो केस लॉ और हैं, वो मैं आपको इससे संबंधित बताता हूं, ठीक है। वो है आपका सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी, ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का मतलब है जो स्टैट्यूटरी है, संविधि या फिर संविधि या संविधान की व्यवस्था करते समय जो निर्मित विधि है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि कहलाती है और यह न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, ठीक है ना, इज द पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद में यहां पर एक केस और है इससे रिलेटेड, वो भी लेटेस्ट केस लॉ है। वो है आपका एस रुक्मणी मादेगोवड़ा वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमीशन 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया था कि जो पूर्व निर्णय जो होते हैं, प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं, पूर्व निर्णय में न्यायालय द्वारा जो इंटरप्रेटेड यानी निर्वचित जिसको बोलते हैं,
इंटरप्रिटेशन जब की जाती है न्यायालय के द्वारा, तो वो इंटरप्रिटेड विधि ही आबद्ध कर यानी बाइंडिंग, आबद्ध कर पूर्व दृष्टांत है। मतलब कहना यही चाह रहा है कि ये पूर्व दृष्टांत के रूप में ही लागू होते हैं, बाध्यकारी होते हैं पूर्व निर्णय में जो न्यायालय के द्वारा निर्वचित किए जाते हैं, इंटरप्रिटेशन की जाती है जिनकी, ठीक है ना। तो ये इलस्ट्रेशन के रूप में विधि के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, आबद्ध कर होते हैं, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे ये। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके आर्टिकल इतने हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 48, ठीक है। फोर्टी एट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी। अब है नेक्स्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट में दोषाहारी याचिका। दोषाहारी याचिका बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन को, ठीक है ना, क्यूरेटिव पिटीशन। उसका सृजन किया गया है, तो उसका सृजन जो किया गया है वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत में किया गया है। जो आर्टिकल 137 है उसके तहत रिव्यू के बाद में भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो फिर वो क्यूरेटिव पिटीशन के तहत आर्टिकल 142 के तहत में वो दूर की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है और इस क्यूरेटिव पिटीशन को, इससे संबंधित जो केस लॉ है वो है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ठीक है। ये आपका क्यूरेटिव पिटीशन से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका न्यायालय द्वारा दोषाहारी याचिका का उपचार किसके अधीन विकसित किया गया है, तो आर्टिकल 142 के अधीन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट विधेयक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मत को प्राप्त कर सकता है, तो वह आर्टिकल 143 हो गया, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, सलाहकारी अधिकारता जो है वो 143 में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 143 एक के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विधि का कोई सवाल उठता है या उठने की संभावना है जो इस तरह का है और लोक महत्व का है कि सुप्रीम कोर्ट को सवाल भेजकर ऐसी राय लेना जरूरी है। तो वह किस किस आधार पर यहां पर सलाह ले सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर रेफरेंस का जवाब देने से मना नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आधिकारिक फैसला पहले से ही है जिसने रेफर किए गए सवाल का फैसला कर दिया है। तो मतलब ये जो है एक ना कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला इसमें सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है भारत के सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किसके पास में है, तो वह राष्ट्रपति के पास में है। भारत संविधान के 143 यानी 143 में सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है, तो यहां पर वो सलाहकारी अधिकारता है जो उपरोक्त में से कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित वादों में परामर्श के रूप में अपनी राय दी है, तो इनका सही कालक्रम पूछ रहा है कि सही कालक्रम इसका क्या है। तो इसमें से जो बेरूवारी का जो केस है वो 1960 का है और स्पेशल कोर्ट बिल जो है वो आपका 1978 का है और दिल्ली लॉज एक्ट ये आपका 1950 का है, 51 मतलब। तो सबसे पहला जो केस है परामर्श के रूप में वो है दिल्ली लॉज एक्ट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि दिल्ली लॉज एक्ट वहां पर वो पहला केस है। तो आपका आएगा इसमें 3 फिर 1 फिर 2, ठीक है ना, 3 1 2 यानी सी हो गया इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है
किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भित मामले का मतलब है रेफरेंस मैटर पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार किया है? तो किस केस में किया है? हेनरी एम इस्माइल फारूकी वाले केस में। ठीक है ना, यही मामला इस्माइल फारूकी मामला ही अयोध्या मामले के नाम से फेमस है। अयोध्या मामले के नाम से यहां पर ये फेमस है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 143 के अधीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निम्नलिखित सलाहकारी मतों में सही कालक्रम क्या है? तो ये फिर वही पूछ रहा है। 1951 का ये आ गया, बेरुबारी 1960 का आ गया, और स्पेशल कोर्ट बिल वाला जो रेफरेंस वाला था वो 1978 का हो गया। और यहाँ पर जो सागर सीमा शुल्क यानी जो कस्टम एक्ट है ये आपका 1963 का है। तो 1, 2, 3, 4 यानी क्रम से है ये। ठीक है ना, तो यही आएगा। उसके बाद में कौन सा ऐसा पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया है? तो वह हेनरी दहली लॉज एक्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रपति विधि के तथ्यों के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार रखता है। तो ये बात सही है। संविधान यह अब निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकर है। संविधान में ये नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये सही है और गलत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर 60 संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट नियमावली 1966 बनाई गई है जिसके द्वारा? तो वह है आर्टिकल 145। ठीक है ना, यानी जो 145 जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रूल मेकिंग पावर दी गई है, यानी नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की पावर यहां पर दी गई है 145 में। ठीक है, अब 143 के बाद में 145 आया, तो अभी तो 143 से रिलेटेड 2-3 चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है, एक इसमें अभी जो मामले हैं बाकी तो हमने पढ़ लिए, दिल्ली लॉज एक्ट पढ़ लिया 1951 का है। उसके बाद में यहाँ पर और जो आते हैं वो है केरल एजुकेशन बिल। ये जो रेफरेंस के मामले में पूछे जाते हैं कि कब कब वो किन किन पर राय जो राष्ट्रपति ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, तो केरल एजुकेशन बिल है वो इसमें ऑप्शन में या क्वेश्चन में भी नहीं आया, तो 1958 में। ठीक है, उसके बाद में केशव सिंह का मामला है जो रेफरेंस के लिए गया था, तो केशव सिंह मामला 1965 का है। और इन स्पेशल कोर्ट रेफरेंस है। ठीक है ना, ये तो खैर आ गया अभी 1978 का है। उसके बाद में नेक्स्ट कावेरी जल विवाद अधिकरण, एक ये केस है 1991 का है। इस्माइल फारूकी हो ही गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद में सुप्रीम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला जो है 1999 का केस। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर और जो केस हैं इससे रिलेटेड अभी तो खैर फिलहाल में यही है। ठीक है, अब बात आती है आपकी, एक तो आर्टिकल 144 है यानी 144 जो अभी आपका इसमें नहीं आया है। 145 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 144 आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपका जो सिविल और जुडिशियल जो अथॉरिटी है। ठीक है ना, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी है
यानी जो सिविल और न्यायिक प्राधिकारी हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करना, ठीक है ना। सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करना, ये आपको 144 आर्टिकल में मिलेगा। उसके बाद में 145 हमने देख ही लिया कि नियम बनाने की पावर किसमें है, सुप्रीम 145 आर्टिकल में दी हुई है, ठीक है। इसी में जमानत मंजूर करने के संबंध में नियम हो या कार्रवाई रोकने के संबंध में नियम हो, ठीक है, ये सब इसमें दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर 61 दिया हुआ है कि सुप्रीम आर्टिकल 145 के अधीन सुप्रीम कोर्ट की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों की रचना की जा सकती है। तो वह की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, 145 आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान व्याख्या के रूप में कानून में पर्याप्त यानी व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठना होता है। तो वह मिनिमम संख्या 5 जजेस की बेंच होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच माना जाता है। और ये आप पढ़ेंगे आर्टिकल 145 की क्लॉज 3 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 63 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में रिटायर्ड जजेस की उपस्थिति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 128 में, ठीक है ना, ये छूट गया था तो ये यहां पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है आपका 145 तो हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है 146 की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर यानी अधिकारी और सेवक यानी जो सर्वेंट्स हैं उन सर्वेंट्स के बारे में, अधिकारी के बारे में और उनके एक्सपेंसेस यानी उनके व्यय खर्चे के बारे में प्रावधान 146 में दिए गए हैं, ठीक है। और 146 आपको बताया ही था, इंटरप्रिटेशन से संबंधित है, बीच में आपको बताया था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है जो आपके कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है अब वो है कैग से संबंधित, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो वो है आपका आर्टिकल 149, ठीक है ना। 148 में आपका जो कैग वो है कैग है उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं और 149 में उसके कर्तव्य और शक्तियां यानी ड्यूटीज एंड पावर्स दी हुई हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट से अधिक व्यापक है। तो ये बात यहां पर केवल कुछ कंडीशंस में ही सही है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर जो कैग हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 148 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है। वर्तमान में कैग कौन है। तो यहां पर जो वर्तमान में कैग हैं वो है श्री के संजय मूर्ति 21 नवंबर 2024 से। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। तो किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा, ठीक है ना। ये कर्तव्य और उसमें दिया हुआ है आपके ड्यूटीज में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार, ये कैग अलग है और एक सीजीए होता है, ठीक है ना। महालेखा नियंत्रक उनका पदभार किसने संभाला है। तो वो है टीसीए कल्याणी, ठीक है ना। ये लगभग 2025 में अपॉइंट हुई है।
तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 150 जो आर्टिकल है वो संघ के और राज्यों के अकाउंट्स जो दे रखे होते हैं, लेखाओं के फॉर्म यानी प्रारूप की बात करता है। ठीक है। और 141 जो आर्टिकल है वो ऑडिट 151 जो आर्टिकल है वो ऑडिट रिपोर्ट्स की बारे में बात करता है। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक वाले। तो इस तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे या कैग से संबंधित जो भी प्रोविजन थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।